हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। PF investments beyond 2.5 lakh rupees taxed. But don't stop your निवेश. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है। थोड़े से एक अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। यस अच्छा, 5:45 से शुरू हो जाती है, मुझे लगा 6 से होती है उसका। नहीं, फोन मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी तबीयत ठीक है। थोड़ा सा कल मेरे गले में थोड़ा सा दिक्कत थी, इस वजह से मैंने क्लास को थोड़ा सा होल्ड किया था और मेरे सर में दर्द था, बट अभी मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सुम्पी जी, थैंक यू फॉर योर कन्फर्मेशंस और आप सभी का फिर से स्वागत है। वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग द आवर सेशंस और
सुमित्रा जी सर एक हेल्प कर दीजिए, मैंने एंशिएंट और बट मैं इधर हिस्ट्री ऑप्शनल वेस्ट ऑल क्लासेस का कल ही परचेज की है ऑप्शनल, प्लीज़ मेरा एंशिएंट तो चल रहा है, चलने दो, बट मिडेवल कैंसिल कर दो। सुमित्रा जी मैं एक्चुअली इसमें ज़्यादा कुछ आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। जो कमिटमेंट है, जो हमारे बीच में डील होती है सर के बीच में और मेरे बीच में, वो एक्चुअली ऑलरेडी लॉक्ड होती है, तो हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे आपकी मदद। तो मैं इस चीज़ के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, और फाइनल जो सर ने कहा होगा वही मेरा भी निर्णय होगा। मैं आपको बस यही हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि जो सर का डिसीजन है वही मेरा डिसीजन होगा, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाएंगे, तो मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा। आई एम रियली रिग्रेट फॉर दिस। रूप जी सर, थैंक यू फॉर योर दैट मीन्स इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री, और आई होप कि ये चीज़ें आगे कंटिन्यू रहेंगी, मतलब मैं इसमें गैप नहीं करूँगा। तो सभी स्वस्थ रहें, सभी बने रहें, सभी सुरक्षित रहें। और कमलाक्ष सर से मेरी बात हो चुकी है सुमित्रा जी, और मैंने वही आपको बोला है कि द लास्ट डिसीजन इज़ दैट इज़ बेसी वही होगा जो सर ने बोल दिया है। मतलब मैं इसमें ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा, एक्चुअली डील हमारे बीच में लॉक हो जाती, फिर रिलेशंस, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो शायद वो कॉम्प्लिकेशन गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें सभी लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। गुड इवनिंग निगम जी, सारे लोग जुड़ जाइए, आ जाइए, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशंस। ठीक है, जैसा हमने कल देखा था, कल थोड़ा सा समझा था, लास्ट क्लास में हम जो है वो बुद्ध एरा को देख रहे थे। देखिए कुछ कन्फ्यूजन्स बन रहे थे कुछ लोगों को, थोड़ा सा मैं वो भी क्लियर बता देता हूँ। गुड इवनिंग निगम जी, देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए, आपके सामने चैप्टर्स हैं, दैट इज़ चैप्टर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में हम देखेंगे कि हमने सारे चैप्टर्स इसमें डिस्कस किए। ठीक है, और देखिए मैं एक्चुअली आपको एक और क्लियर बता देता हूँ कि हमने चैप्टर्स जो हैं वो बेस लिया है यहाँ से, लेकिन उसमें कुछ चीज़ जो है प्लस माइनस हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा आपको। कुछ चीज़ें जो है मैं थोड़ा डेप्थ में नहीं जाता हूँ, और कुछ चीज़ें जो है वो उसकी आवश्यकता नहीं होती, इस वजह से नहीं जा पाता हूँ, तो उसको थोड़ा सा आपको कंसीडर करना होगा। यदि कोई इश्यूज़ हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा है। जैसे यदि आप देखें कि जो टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स में, वो वैसे मैंने नहीं बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी जो द वे इजी वे, दैट मीन्स जो हम ये कह सकते हैं कंपैरिजन वे। जैसे आप देखेंगे, पहले आप देखेंगे एनसीईआरटी में आपको जैन मिलेगा, उसके बाद आपको बौद्ध मिलेगा, लेकिन मैंने आपको जैन और बौद्ध जो है वो कंपैरेटिव वे में बताए हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, और इस वजह से कुछ पॉइंट्स यहाँ ऐड होते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मिस हो सकते हैं, इसमें प्लस माइनस चलता है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक क्वेरीज आई थी, और कुछ क्वेरीज में कुछ समस्याएं इस तरीके से देखने को मिल रही थी, तो मैं उस क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जो अभी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, मैं उसको अभी दोबारा रिवाइज कराने वाला हूँ, एंड दिस इज़ द चैप्टर नेम इज़ कॉल्ड द बीसी, दैट इज़ इन हिंदी, और ये आपका 13th नंबर का चैप्टर है। तो देयर वाज ए कन्फ्यूजन इन द बीसी प्रीवियस क्लास रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर, बट मैं यहाँ चैप्टर नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर का नेम हम थोड़ा सा कंसीडर कर लेंगे। तो नंबर में आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में आप 13 देखेंगे और यहाँ पर 12 देखेंगे। क्लियर है? तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको कंसीडर करना होगा। और यदि कोई दिक्कत है तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इश्यूज बने तो। जी थैंक यू फॉर कंफर्मेशन सुम्पी जी एंड द बीसी निगम जी। तो ये क्लियर है। मैं अभी जैसा मुझे लास्ट क्लास में एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर दोबारा वाला चैप्टर दोबारा बता दीजिएगा, थोड़ा सा इश्यूज़ भी आ रहे थे, तो मैं उस चैप्टर को दोबारा आपको बता देता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा टाइम भी ले रहा हूँ आपको शिफ्टिंग के लिए, मैंने जैसे आपको बोला था, बट वो अभी नहीं हो पाया पॉसिबल बिकॉज सम इश्यूज़। तो कल वो प्रॉबेबली हो जाएगा, बट मैं आपको कंफर्मेशन आपको दे दूंगा, इसलिए मैंने आपको मैसेज भी भिजवाया था। तो ये मॉर्निंग वाला आपका ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए कल, ठीक है, बट मैं आपको मैसेज करवा दूंगा, ठीक है। तो उसी के थ्रू हम चलेंगे। तो एवरीथिंग इज़ क्लियर राइट नाउ, एनी इश्यूज़ टिल नाउ, कोई समस्या? तो मैं इस चैप्टर को थोड़ा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ जो हमने लास्ट सेशन में देखा था।
तो मैं ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि अभी तक हम जो चैप्टर्स हमने फ्लो किया वो थोड़ा हम देख लेंगे। गुड इवनिंग शिवांगी जी, आई एम सॉरी। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमने स्टोन एज से कहानी शुरू की थी, और स्टोन एज वो टाइम था जब मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, वो फायर को यूज़ करके कैसे सिविलाइज्ड हो रहा है। स्टोन एज के बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस को देखा। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाद हमने देखा कि किस तरीके से हमारा वैदिक कल्चर डेवलप हो रहा है। वैदिक एज दैट वाज डिवाइडेड इन द अर्ली वैदिक, है ना, ये आपका अर्ली और ये लेटर वैदिक आपको देखने को मिलेगा। अर्ली वैदिक के बाद हम ये देखते हैं कि जहाँ पर जो पॉलिटिकल यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड जन, और ये जन जो है आगे चलकर जनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जनपद आगे चलकर 16 महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज द बीसी नेक्स्ट चैप्टर, 16 महाजनपदास। ठीक है, 16 महाजनपदास एंड वी कैन से दैट, और इसमें से एक जो है जिसका नाम है मगध, और यहाँ हम देखेंगे राइज ऑफ मगध को, करेक्ट है। ये भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। और मगध में हम देखते हैं बेसिकली मगध के लिए हम देखेंगे इसमें द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट डायनेस्टीज़। हमने हर्यक को देखा, थोड़ा सा शिशुनाग को समझा, शिशुनाग के बाद नंद को देखा, और मौर्य इस तरीके से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी थी, दैट इज़ ड्यूरिंग द 16 महाजनपद के समय पर हमने इस दैट मीन्स हमने जैनिज्म एंड बौद्धिज्म को भी देखा था। और जैन बौद्ध जो का जो टाइम पीरियड है, गुड इवनिंग प्रियंका जी, और जैन और बौद्ध का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ द बीसी, ये जो लेटर वैदिक एंड हो रहा है उसी के आसपास हो रहा है, करेक्ट है। तो इसे हम कह सकते हैं कि लेटर वैदिक के बाद का समय भी कह सकते हैं, और दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं दैट इज़ द टाइम ऑफ द बुद्धा एरा, या कह सकते हैं बुद्ध काल, या कह सकते हैं उस समय से रिलेटेड वर्ण सिस्टम, करेक्ट है। ये 16 महाजनपद के आसपास के समय की घटना है, दैट इज अराउंड द बीसी 16 महाजनपद। आई एम गुड प्रियंका जी, थैंक यू फॉर योर आस्किंग। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और 16 महाजनपद के समय पर हम जैन और बौद्ध को थोड़ा सा देख रहे हैं। तो ये बौद्ध काल का जो टाइम पीरियड या जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझ में आई। और हम देखते हैं कि हमने ये भी देखा था हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश, और इस समय हमने देखा कि हमारे यहाँ अलेक्जेंडर भी आते हैं। तो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कवर, ध्यान दीजिएगा, दैट मीन्स ये 11वें नंबर का चैप्टर जो मैं बात कर रहा हूँ। और मौर्यंस जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, और ये नेक्स्ट चैप्टर की PDF आपको मिल चुकी होगी। समझ में आया? मेरा जो बेस है, मेरा जो कंसेप्ट है या जो है वो बेसी NCERT बेस रहेगा, करेक्ट है, लेकिन चैप्टर वाइज हम देखेंगे। लेकिन थ्योरीज या जो बेसी प्रोसेस होगा वो ऐसा फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी, बिल्कुल सबसे पहले वाली क्लासेस। ऑल राइट्स, तो ये PDF आपको मिल चुका होगा इसका, जो मगध हमारा जो मौर्य एम्पायर जो हम देखने वाले हैं। तो दैट इज़ वेरी नेक्स्ट चैप्टर 13 एंड द 14th दैट इज़ अबाउट टू कम। बट आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये वाला चैप्टर जो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रहा था, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और समझना है कि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बेसिक्स या जो चीज़ें हैं, जो सिंपल वाली चीज़ें होती मैं उसको स्किप कर देता हूँ। सिंपल चीज़ें मान के चलिए, जैसे लेट सपोज कि भाई यहाँ कैपिटल बन रहा है या कोई वैसा वाला हो रहा है, मैं बेसिक कंसेप्ट जो आपकी जो डेवलपमेंट है वो उसमें आपकी हेल्प कर देता हूँ। और जैसे हमने जैन बौद्ध को बड़ा ईजी वे में समझा ताकि आपको वो चीज़ें कभी दिक्कत ना हो, तो ये अप्रोच होती है और इसी अप्रोच को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज़ द बीसी बुद्ध काल में राज व्यवस्था, या कह सकते हैं बुद्ध काल में क्या राज है, या कह सकते हैं सोसाइटी या स्टेट्स में। आई एम गुड राजवीर जी, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। देखिए, अब ये जो टाइम पीरियड है वो सेकंड अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। सेकंड अर्बनाइजेशन को कैसे समझते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अर्बनाइजेशन के दो फेज हैं। पहला फेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज माय पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन का एक फेज और आता है, सेकंड अर्बनाइजेशन फेज, और इस सेकंड अर्बनाइजेशन फेज को आप बुद्ध एरा भी कह सकते हैं, बुद्ध का काल भी कह सकते हैं। और ये बुद्ध काल कह लीजिए या NBPW कह लीजिए, या अब ये मैं बता रहा हूँ है ना, ये सब आता है। और या हम ऐसे कह सकते हैं द टाइम ऑफ द कॉइन्स,
क्योंकि यहीं पर कॉइन्स का डेवलपमेंट होगा, यहीं पर ट्रेडिंग्स का डेवलपमेंट होगा, यहीं पर हम देखेंगे आयरन का बहुत वास्ट यूज होगा। तो ये सब जो है मिलाकर कहा जाएगा सेकंड अर्बनाइजेशन फेज। करेक्ट है। जॉन जी सर यहां भी मॉडर्न इंडिया, जी जी बिल्कुल, एवरीथिंग आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका डाउट है तो आपने पूछा है, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। अभी हम जो है हम एनसीईआरटी को बेस लेकर चलेंगे और एनसीईआरटी के बेस के लेवल पर ही हम इसलिए आपका एंशिएंट, मिडाइवल या आपका और मॉडर्न हम तीनों कवर करेंगे। समझ में आया कि नहीं? इन तीनों के बेस पर ही हम इसलिए यहाँ हिस्ट्री देखने वाले हैं। सर आपके नोट्स इनफ हैं लर्न करने के लिए? लर्निंग के लिए बिल्कुल इनफ हैं। जो आपके एनसीईआरटी के साथ साथ आपके जो प्लस, या कह सकते हैं, मैं प्लस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा जानकारी मेरी स्लाइड्स या बीसी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। करेक्ट है। जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो है उसके लिए पर्याप्त है, और बाकी चीज़ों के लिए भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। करेक्ट है। तो एक अप्रोच तो आपको विजन तो बन जाएगा, और वो विजन जो है वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस जो है वो जल्दी मिल जाएंगे और उसके आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। अब देखिए सेकंड अर्बनाइजेशन फेज जो है उसको हम कहाँ से समझें। सेकंड अर्बनाइजेशन फेज के सोर्स की बात करते हैं, और वो सोर्स क्या है? तो मैंने आपको बताए थे पाली लिटरेचर्स, क्योंकि ये पाली लिटरेचर कौन से रिलीजन से होंगे? वो बौद्ध रिलीजन से होंगे। ठीक है, इसके अलावा वैदिक रिलीजन्स, क्योंकि हमने वैदिक कल्चर को ऑलरेडी कवर कर रखा है। इसके अलावा हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल के सोर्सेस या पुरातत्व के सोर्सेस, जिसमें हम देखते हैं ब्लैक पॉलिश पॉट्स। ठीक है, तो ये हो जाएंगे NBPWs जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो एक विशेष प्रकार की मिट्टी, या हम ऐसे कह सकते हैं जो मिट्टी बनाई जा रही है उसमें चमक है और पॉलिश है, इस वजह से इस प्रकार के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट है। अब इसका कनेक्शन NBPWs का कहाँ से है तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस स्लाइड से। देखिए इसके जो हेडिंग है उस पर मत जाइएगा। अभी देखो हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स क्या पढ़े हैं? वैदिक एज, और वैदिक एज में हमने देखा था अर्ली वैदिक एज, और अर्ली वैदिक एज जो है दैट इज रिलेटेड टू द OCP। ये एक कल्चर है और ये है पुरातत्व के सोर्सेज, या कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल के सोर्सेज, और ये आर्कियोलॉजिकल के सोर्सेज जो हैं वो कल्चर को कहा जाएगा OCP कल्चर, और OCP कल्चर का संबंध है, रिलेशन है ऋग्वेद से। ऋग्वेद कह लीजिए या अर्ली वैदिक कह लीजिए, बात एक ही है। करेक्ट है। इसके बाद जो है OCP कल्चर्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लेटर वैदिक एज, और यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल के जो सोर्सेस होंगे वो होंगे आपके पेंटेंट ग्रे वेयर कल्चर्स PGW से, और ये PGW जो है वो आपको लेटर वैदिक से रिलेटेड है। इसका जो अगला फेज आता है दैट मीन्स जस्ट आफ्टर द लेटर वैदिक एज, ये हमने देखा था 1500 to 1000 और 1000 to 600 BC, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 600 से जो आगे का जो टाइम पीरियड होगा, एंड दिस एज इज कॉल्ड द बुद्ध एज या बुद्ध काल कहा जाएगा, और इसी से रिलेटेड है NBPW कल्चर्स दैट इज नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर, जिसको हिंदी में कहा जाएगा उत्तरी काले पॉलिश वेयर संस्कृति। समझ में आया? और इसी को कह लीजिए आपका बुद्ध काल कह लीजिए, या इसी को सेकंड अर्बनाइजेशन फेज कह लीजिए, या कॉइन्स का यूज का काल कह लीजिए, क्योंकि इसी टाइम पे हमको फर्स्ट टाइम कॉइन्स देखने को मिलेंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यही जो है बड़े बड़े नगरों का समय है। ऑल राइट, इतना समझ में आया? तो देखिए इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, बुद्ध एज सेकंड अर्बनाइजेशन फेज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पहला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसके अलावा ये बुद्ध एज क्यों हो रहा है वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो NBPW कल्चर या बुद्ध एज और सेकंड अर्बनाइजेशन फेज सब एक ही हैं, और इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली कह सकते हैं वो डेवलपमेंट होंगे जो लेटर वैदिक एज से ही जुड़े होंगे। करेक्ट है, वो थोड़ा बहुत हमें समझना है, और इसमें इतना ज़्यादा हमें नहीं जाने की कोशिश करना। ऑलराइट, इतना क्लियर है भाई? समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर शायद समस्या हो रही होगी क्योंकि ये कहाँ से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो ये कनेक्शन जो है वो लेटर वैदिक एज से जुड़ा है, या हम ऐसे कह सकते हैं इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, या आप OCP कह लीजिए। OCP से हम आए PGW, और PGW से हम आए नेक्स्ट NBPWs, या हम ऐसे कह सकते हैं अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक, लेटर वैदिक से हम सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज या बुद्ध एज। ऑल राइट, समझ में आया?
तो ये एक थोड़ा सा क्रम है, उसको आपको याद रखना होगा। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द कल्चर, जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हो जाएगा, और इस तरीके से ये कहानी या गाड़ी आगे चलती है। ऑल राइट, इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक बार क्लियर कर दीजिए, जो कोई समस्या पिछली क्लासेस में आ रही थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो, ये उसकी साइट्स हैं जो ये बताती हैं कि कहाँ कहाँ हैं। तो ये मोटे तौर पर जो NBPW कल्चर, जो जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल के सोर्सेस मिले हैं, वो सोर्सेस यहाँ से मिले हैं, करेक्ट है। और ये लगभग आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया को कवर करता है, और नॉर्थ इंडिया के अलावा इसमें बिहार हो जाएगा, दैट मीन्स, ठीक है, और आपका यूपी हो जाएगा, और उसके बाद आपका बिहार हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट दिस एरिया इज दैट इज रिलेटेड टू द NBPW कल्चर या सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज। सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज के एविडेंसेस भी हम देख सकते हैं, करेक्ट है। तो जो बर्तन मिले हैं उन बर्तन की साइट्स हमें यहाँ थोड़ा देख लेना है, ठीक है। श्रावस्ती, अयोध्या, बनारस, कौशाम्बी, लखनऊ, विदिशा, उज्जैन, ठीक है। चंपा इज द कैपिटल ऑफ द अंग, वैशाली, पटना, राजगीर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, और इस तरीके से हमने ये देखा था, करेक्ट है। अब ये जो है, दैट मीन्स मैंने आपको बताया, दैट इज बेसी द बिगर एरिया इन द बेसी प्रीवियस वन। पहले वाले एरिया कौन से थे? OCP के बाद PGW आया। तो इन दोनों से यहाँ हम देखेंगे कि ये 3 गुना एरिया होगा या इससे बड़ा एरिया होगा, करेक्ट है। ये आप मैप में थोड़ा मोटे तौर पर समझ सकते हैं। प्रीवियस के मैप्स नहीं मिलते हैं, अदरवाइज मैं उसको यहाँ रखने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। दैट इज द पिछले काल से तिगना ज़्यादा क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ? OCP और बेसी कह सकते हैं उनसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। खास बात ये है कि ये क्यों बने हैं, दैट मीन्स, ठीक है। तो मिट्टी जो है वो बहुत ही स्मूथ होती है, इसकी वजह से ये चमकदार होते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ द सॉइल्स यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इनमें चमक है। इसके अलावा हम देखेंगे आयरन का भी बेसी एक्सटेंशन यूज़ किया गया है, आयरन को भी यूज़ किया गया है। इसके समय ही हम देखेंगे कॉइन्स भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। और कॉइन्स के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे जुड़ा हुआ है जो अर्बनाइजेशन का फेज। तो ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं जो हैं वो एक ही काल से संबंधित हैं, बट यहाँ पर हमें कॉइन्स को थोड़ा सा ज़्यादा प्रिविलेज देना है, क्योंकि ये कॉइन्स ही आगे चलकर आपके अर्बनाइजेशन फेज को डेवलपमेंट करते हैं या उसको विकसित करते हैं। एंड दिस इज द सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज, वी कैन टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर द बीसी डेवलपमेंट ऑफ द कॉइन्स। सीधी बात है, और ये टाइम पीरियड है 600 के बाद, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 500 BC, करेक्ट है। जो अभी मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में, बुद्ध काल जो है वो लेटर वैदिक एज के बाद का टाइम पीरियड है, और लगभग 600 के बाद से 500 आप मान सकते हैं मोटे तौर पर। दिस इज द मैप दैट इज बेसिक कह सकते हैं रिफर बाय द फ्रॉम द BC NCERT, और ये थोड़ा सा NCERT के मैप में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे थे कुछ साइट्स, तो यहाँ पर मोटे तौर पर वो साइट्स को आप मार्क कर सकते हैं, और ये साइट्स जो है वो क्या है? NBPW से रिलेटेड है। दिस इज द क्लियर इंडिकेशंस दैट इज गिवन बाय द NBPW स्थल, ये जो आपके इस तरीके से मार्क करे हुए हैं। वैशाली है, बांगर है, राजघाट है, ठीक है। अब मैंने इंग्लिश वाला नहीं रखा है, नहीं तो आप कहें कि दैट मीन्स क्या हो रहा है कि एक्चुअली इंग्लिश वाले में मैप में क्लियरिटी नहीं थी, तो हिंदी वाला मैंने रखा। तो पिक्चर जो साफ है वही मैं रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसके एविडेंसेस आपको मध्य भारत वगैरह में भी थोड़ा सा देखने को मिलते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ? कोई समस्या हो तो बताइए। अब देखिए, करेंसीज का भी डेवलपमेंट यहीं पर हो रहा है, ठीक है। 6th सेंचुरी BC के आसपास वी विल फाइंड आउट द फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ द कॉइन्स। कॉइन्स कौन से होते हैं? वो होते हैं पंचमार्क। पंचमार्क का मतलब क्या है? 5 प्रकार के मार्क होते हैं, ठीक है। ये कॉइन है, इस कॉइन्स पे क्या कर दिया जाएगा? एक आकृति बना दी जाएगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना दिया जाएगा, और इसे कहा जाएगा पंचमार्क कॉइन। इन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता है, जैसे हम देखते हैं, मान के चले इस तरीके से प्रेस कर दिया गया है, ठीक है। और ये मेटल को प्रेस किया जाता है, और उस पर 5 प्रकार के साइन बनाए जाते हैं, उस आधार पर ये करेंसीज डेवलप होते हैं। करेंसी पहली बार इस समय देखने को मिलती है। इसके पहले क्या चलता था? इसके पहले आपको देखेंगे बार्टर सिस्टम आपको देखने को मिलता है, और बार्टर सिस्टम दैट इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हुआ करता था। लिमिटेड इसलिए कहा मैंने, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को 1 किलो राइस और 1 किलो टमाटो, मान लीजिए टोमेटो आया नहीं था भाई, ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो मुझे टमाटो का एकदम से ध्यान आ गया, तो वी कैन से दैट 1 किलो राइस और 1 किलो टमाटो
यदि इन दोनों के बीच में ट्रेडिंग्स होना है, व्यापार होना है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा भाई, टमाटो में इंटरेस्टेड है और ये व्यक्ति जो है वो राइस में इंटरेस्टेड है। लेकिन इस बार्टर सिस्टम की दैट मीन्स या ट्रेड डील लॉक तभी हो पाएगी जब दोनों इंटरेस्टेड हैं। लेट सपोज दिस टमाटो वाला जो है वो पोटैटो की देख रहा है, भाई पोटैटो मिल जाए, वो राइस में इंटरेस्टेड नहीं है। इन सच कंडीशन वो कहीं ना कहीं क्या है, डील हो पाएगी? नो, करेक्ट है, डील नहीं हो पाएगी। तो इसने बोला, टमाटो वाले ने राइस वाले को बोला, यार आपके बीच में हम ये जो गुड्स हैं उसका एक्सचेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ऑर्नामेंट्स है, एक आभूषण है, क्या आप उसको ले लोगे? तो आभूषण से एक्सचेंज किया जाने लगा बाद में। ठीक है, आभूषण मतलब ऑर्नामेंट्स है ना, सोने की चेन उतार कर दे दी, लाइक दिस, ऐसा समझ लेते हैं। और बाद में जाकर ये कन्वर्सेशन हुआ ये कॉइन्स में। तो कहीं ना कहीं यदि हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मतलब बाधाएं हैं, और ये बाधाएं जो हैं वो कॉइन्स दूर करेगा। और जब कॉइन्स दूर करेगा तो ट्रेडिंग्स होगी किसके बीच में? ए और बी के बीच में। और वो ए और बी जो है वो खुश हो जाएंगे, उनके बीच में ट्रेडिंग्स होगी बाकायदा। और जब ट्रेडिंग्स होगी तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्या बढ़ेगा? व्यापार बढ़ेगा, ट्रेडिंग्स बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे टाउन्स डेवलप होंगे, बड़े बड़े टाउन्स होंगे। और टाउन्स डेवलप होंगे तो हम देखेंगे कि सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज जो है वो आपको देखने को मिलता है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो करेंसी जो है वो यहाँ पर आग लगा रही है, आप ऐसे कह सकते हैं। जो हमने प्रीवियस क्लासेस में आग देखी थी, जो हमने देखा था कि आयरन भी आग लगा रहा है, यहाँ आयरन का भी रोल होगा, यहाँ करेंसी का भी रोल होगा। गुड इवनिंग शंकर पंडित जी, कोई बात नहीं। तो देखो, करेंसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंसी या कॉइन्स जो है वो हिस्ट्री को जानने का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, सोर्स बहुत अच्छा है। कैसे हैं वो हम जानते हैं। अब देखो, यदि हम बात करें कि यदि किसी जगह पर, लेट सपोज दिस इज अ मैप ऑफ द इंडिया, अब देखते हैं, यदि मान के चलिए किसी किंग ने जो कॉइन्स हैं यहाँ तक हैं, और कॉइन्स के एविडेंसेस या फ्रीक्वेंसी यहाँ ज़्यादा देखने को मिली है। तो इस वाली जगह पर हम देखेंगे, वी कैन कंसीडर द बेसिक कॉइन्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैं ऐसा कहूँ कि ये क्या है, एक इकोनॉमिकल सेंटर है। और ये जो एरिया है वो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर किंग का जो एम्पायर है वो यहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो ये है हिस्ट्री को जानने का इम्पोर्टेंस है वो कॉइन्स का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कॉइन्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और कॉइन्स की इंपॉर्टेंस को हम समझ रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जहाँ पर बेसिक कॉइन्स ज़्यादा होंगे, वी कैन से दैट दिस इज द बेसिक कैपिटल ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। वो शायद कैपिटल हो सकती है, और इस तरीके से हम कॉइन्स की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। ऑलराइट्स, और क्या क्या कहता है कॉइन्स? कॉइन्स यदि प्योर है, दैट मीन्स कॉइन्स यदि, तो हम ऐसा कहेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही दैट मीन्स अच्छी हैं। या हम ऐसा कहें कि यहाँ पर जो किंग है वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहा है। यदि कॉइन्स इम्प्योर हैं या उसमें अशुद्धियाँ हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। ये देखो, वैसे भी मेरा स्माइली जो है इतना अच्छा नहीं बना, ये वाला जो है कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा है, ये तो टेढ़ा हो गया लाइक दिस। तो ये वीक इकोनॉमिक कंडीशंस को शो कर रहा है, जबकि प्योर कॉइन्स जो है वो आपका दैट इज द प्योर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ये इतना इम्प्योर हुआ कि बेसिस इसकी शक्ल ही बिगड़ गई है। ऑलराइट, समझ में आया? तो ये एक तरह से क्या सकते हैं कॉइन्स की इंपॉर्टेंस है। यदि हम देखेंगे कि एक कॉइन्स में एक राजा ऊपर है और एक राजा नीचे है, तो ये वाला राजा जो है वो कहीं ना कहीं बी वाले को क्या कर रहा है, डिफीट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं ना कहीं हरा रहा है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कॉइन्स जो हैं वो बहुत ही खास हो जाते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए।
तो दिस इज़ द वेरी, ये देखो अब ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको हिस्ट्री में नहीं मिल रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट मैंने इसको थोड़ा सा एडिशनल रखा हुआ है क्योंकि कॉइन्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो कॉइन्स को मैंने थोड़ा हिस्ट्री के पॉइंट से जोड़ रखा है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें इस तरीके से। अब देखिए मोड ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको पहले ही बताया है, वाटर सिस्टम में वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, मतलब आप वस्तु को एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है, दैट मीन्स कि जो ट्रेडिंग्स एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी क्लोज रहेंगी, ज़्यादा ओपन नहीं हो पाएंगी। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था भाई 1 किलो राइस और 1 किलो टमाटो के बीच में, तो ये क्लोज का मतलब यहाँ पर ये है कि हम ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इसका मीनिंग थोड़ा समझिएगा, करेक्ट है। और जैसे ही हम देखते हैं करेंसी आता है, जैसे ही हम देखते हैं मुद्रा आता है, जैसे ही हम देखते हैं ये करेंसी आती हैं, तो ये सीधे सीधे हम देखेंगे दिस इज़ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ट्रेडिंग्स, ओपन हो जाएगा। और जब ओपन होगा तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत तेज़ी से डेवलप होंगी, और इकोनॉमिक कंडीशन जब डेवलप होंगी तो हम देखेंगे टाउन बेसिस डेवलप होंगे या सेंटर्स बन जाएंगे, और हम देखेंगे कि नगरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कई लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशंस में काम आ जाते हैं या बेसिक कह सकते हैं उद्योग में आ जाएंगे, और इस तरीके से ये नगरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ऑल राइट, समझ में आया। तो जैसे ही हम देखते हैं नगरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, तो ये क्या है, दैट इज द सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज। और ये सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज कब हो रहा है, हम देखेंगे बुद्ध काल में हो रहा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कॉइन्स के आने के बाद हो रहा है। तो ये पंचमार्क कॉइन के आने के बाद होगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अभी चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? जो पीछे हमने थोड़ी सी मिस की थी या कुछ समस्या आ रही थी, तो वो चीज़ क्लियर करते जाएगा। जो ये कॉइन्स की स्टडी होती है, द स्टडी ऑफ द कॉइन्स इज कॉल्ड द न्यूमिस्मैटिक्स, मुद्रा शास्त्र कहा जाएगा हिंदी में, तो इस नाम से ही क्लियर आ रहा है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। दिस न्यूमिस्मैटिक्स दैट इज द बेसिक कह सकते हैं स्टडी ऑफ द कॉइन्स। एक लाइन में कहा जाए तो हम देखेंगे कि कॉइन्स और मेडल्स और बेसिक पेपर मनी को पढ़ने का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो है आपका न्यूमिस्मैटिक्स, करेक्ट है। और ये क्या है, दैट मीन्स इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज करेंसी इज द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द टू नो द इंडियन हिस्ट्री आफ्टर द इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस अशोक के हम पढ़ेंगे भाई, अशोक के इंस्क्रिप्शंस थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उनको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभिलेख के साथ साथ ये कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सेकेंडरी नंबर पे आ जाते हैं, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखो एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के जो कॉइन्स हैं उनको हमने पंचमार्क कॉइन कहा, लेकिन पंचमार्क कॉइन के पहले निशक और सतमान नाम के आभूषण भी चलते थे, और ये आपको देखने को मिलेंगे कब, वैदिक कल्चर में, ठीक है। ये पॉइंट आपको वैदिक कल्चर में देखने को मिलेगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में बड़े ज़्यादा लिमिटेशंस हुआ करते थे। उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने ऑर्नामेंट्स यूज़ किए या आभूषण यूज़ किए, ऐसा हम समझ लेते हैं। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, ये है पंचमार्क कॉइन जो है वो 6 सेंचुरी से वो लगभग 2nd सेंचुरी BC की ओर चलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पंचमार्क जो है वो ठप्पा मारकर बनाए जाते हैं, आहत कर बनाए जाते हैं। आहत का मतलब है कुछ इस तरीके से ठप्पा मारा जा रहा है, ठीक है, प्रेस करके बनाया जाता है, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं। यू विल फाइंड आउट द BC कॉइन्स हैविंग ए सम काइंड ऑफ द इमेज, और ये इमेज किस किस की होती है, शायद पहाड़ की होगी, शायद BC बैल की होगी, मछली की होगी या पेड़ की होगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये 5 आकृति आपको थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पर देखने को मिलती हैं, वो आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। और ख़ास बात ये है कि इनका वेट जो है वो बराबर होता है, सबका बराबर होगा, लेकिन इनका साइज़ जो है वो इर्रेगुलर है। वो साइज़ जो है वो आपका कहीं ना कहीं आपका बराबर नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि जब यूनानी आते हैं इंडिया में, तो इंडिया वाले बोलते हैं ये देखिए ये है हमारा कॉइन्स। यूनानी बोलते हैं भाई इसे तो हमारे यहाँ चप्पल कहा जाता है, ठीक है। आपका जो कॉइन है उसका कोई शेप ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जो कॉइन्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा गोल होता है, उसमें शार्पनेस होती है, और उसमें बीच में राजा का फोटो लगा होता है, डेट लिखी होती है, कुछ ऐसा होता है।
करेक्ट है। तो ये चप्पल जैसे कॉइन्स जो हैं आपके यहाँ चलते हैं। तो ये ग्रीक्स ही हैं जो इंडिया को हम ऐसे कह सकते हैं कि वो बताते हैं कि भाई आप अपना रेगुलर शेप कर पाइए। ऑल राइट, समझ में आया जी? बिल्कुल कुछ इस तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। तो पंच मार्क कॉइन इनिशियल कॉइन्स थे, और शुरुआत में सबसे पहले जो मिलते हैं वो सिल्वर के मिलते हैं, ठीक है। आगे चलकर कॉपर के भी मिलते हैं, मतलब सिल्वर कॉपर्स, ठीक है, इसके मिलते हैं। फिर उसके बाद गोल्ड के कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब मौर्य काल आएगा तो उसमें हमें गोल्ड कॉइन्स भी मिलते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स भी मिलते हैं और तांबे के वगैरह के मिलते हैं। तो मौर्य काल में विभिन्न धातुओं का उपयोग किया जाने लगेगा, या बहुत सारी मेटल्स देखने को मिल जाती हैं। ये देखिए बहुत सारे कॉइन्स आपके सामने चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ धुंधले कुछ डार्क नज़र आ रहे होंगे। तो ये देखिए, क्या कोई भी किसी का साइज़ जो है वो रेगुलर है? नहीं, कुछ ये है, कुछ ये है, कुछ ये है। हमारे यहाँ आज के ज़माने में होता तो हम इसको घर में ही बनाना शुरू कर देते। समझ में आया कि नहीं आया? ऑल दीज कॉइन्स आर रिलेटेड टू द बीसी मौर्यन डायनेस्टी। ये सारे के सारे जो हैं वो आपके, हाँ, मैं एक्चुअली धुंधले इसलिए बोला है क्योंकि वो क्लियर पिक्चर नहीं थी, इस वजह से मैंने बोला था। जी 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 जी। तो ये कॉइन्स जो हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, तो मैं बोल देता हूँ कि ये पिक्चर आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो आपका फोकस थोड़ा वहाँ पर हो जाता है। ये मेरा उद्देश्य रहता है, ठीक है। तो सिक्कों का प्रचलन हुआ, देखिए बहुत ही सिंपल है। सिक्कों का प्रचलन हुआ, सिक्कों के प्रचलन से व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ने से हम देखेंगे एक कम्युनिटी जो है वो भी इसी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। वो कम्युनिटी है वैश्य, और वैश्य के बाद हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग है उसको चुनौती मिलेगी, किसके द्वारा? क्षत्रिय के द्वारा। जैसे आप देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनकी जो स्थिति है वो अच्छी हो रही है, और दे आर गोइंग टू सपोर्ट टू द छत्री। और ये छत्री जो है सपोर्ट के द्वारा क्या करते हैं, वो एक नई आइडियोलॉजी लेकर आते हैं, नई विचारधारा लेके आते हैं, और ये विचारधारा जो है वो चैलेंज की जाती है, किसको? दैट मीन्स ब्राह्मण्स को। और ये विचारधारा कौन सी है? जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। तो ये कनेक्शन वहाँ से भी जोड़ सकते हैं। तो कॉइन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से कॉइन्स का डेवलपमेंट आपको मिलेगा कौन से फेस में? सेकंड आपके अर्बनाइजेशन फेस में। जबकि पहले वाले में आपको कॉइन्स नहीं देखने को मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में आपको कॉइन्स की एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। So we will find out that there is a difference in between the Indus Valley civilization and the 6th century BC. That means first phase of the urbanization and the second phase of the urbanization having difference, मतलब कि वहाँ पर barter system है और एक जगह coins है, correct है? In mean the 6th century business activities flourish which lead to the second urbanizations while the first Indus Valley civilizations. कुछ इस तरीके से आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, ये इस तरीके से कहानी चलेगी। अब एक क्वेश्चन बनता है, दैट मीन्स कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस को के बाद हमने पढ़ा था आपका वैदिक एज, और वैदिक एज के बाद हम पढ़ रहे हैं दैट मीन्स, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी, और इसी को कहा हमने सेकंड अर्बनाइजेशन फेज। तो वाई वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर वैदिक एज एज ए अर्बनाइजेशन फेज? अर्बनाइजेशन फेज में इसको क्यों नहीं रखा गया? तो देखियो, वैदिक एज जो है वो आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, रूलर सिस्टम है यहाँ पर, और रूलर सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं नगरीकरण में नहीं आता है। आया नहीं आया समझ में? इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ की सिविलाइजेशंस में देखेंगे कि हमें एक देखने को मिलता है जिसका नाम है इंद्र। इंद्र मतलब पुरंदर, याद करिए, इंद्र वॉज द बीसी फर्स्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द अर्ली वैदिक एज, करेक्ट है? अर्ली वैदिक एज में जो है वो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट गॉड होता है, और वो क्या करता है? फोर्ट को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब नष्ट करता है, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द बीसी फोर्ट। और ऐसा हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वो नगरीकरण वाले नहीं हो सकते, दैट मीन्स अर्बनाइजेशन फेज के नहीं हो सकते। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस वी कैन कंसीडर द बीसी वैदिक एज इज नॉट द पार्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन फेज। ये मैंने पॉइंट्स को समझाया, कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा शंकर जी आपने, ठीक है। सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज ऐसा क्या हो रहा है कि यहीं पर आपको डेवलपमेंट होने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आयरन की इन्वेंशंस कब हुई हैं? आयरन की इन्वेंशन है 1000 बीसी के आसपास। 1000 बीसी जो है वो लेटर वैदिक एज के अंतर्गत आता है,
और लेटर वैदिक एज के दौरान जब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, और जब एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा तो हम देखेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम देखेंगे ट्रेडिंग्स या व्यापार जैसी एक्टिविटीज़ डेवलप होंगी। तो लोहे के उपयोग ने एग्रीकल्चर में एक ड्रामेटिकली चेंजेस लेकर आ गया है। तो 1000 BC जो है वो एक रिमार्केबल एंट्री है आयरन की, और ये रिमार्क जो है वो बताता है कि अब हम डेवलप होंगे सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज की ओर। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो ये लोहे का उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। अब यहीं से हम देखेंगे कि जनपद जो आपके महाजनपद वो भी डेवलप हो रहे हैं, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। द न्यू बिजनेस क्लासेस इस कॉल्ड द बेसिक कह सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो क्राफ्टमैन हैं, ठीक है, जो आपके टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, जो आपके वॉरियर वाले जो कह सकते हैं वेपन्स बनाते हैं, वो आपके आ जाएंगे। और भी ऐसी कई क्लासेस डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि ये सब क्या है, इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं या इंडस्ट्री क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि कॉइन्स आ रहा है, एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, आयरन आ रहा है। ऑल दीज एक्टिविटीज क्लियर इंडिकेशंस द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। आई होप ऑल पॉइंट आर क्लियरिंग, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें जो कहाँ हैं वो कहाँ बनेंगी, ये टाउन्स में ही बनना शुरू हो जाएंगी। और टाउन्स ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं, इकोनॉमिक के सेंटर बन रहे हैं। और जब इकोनॉमिक के सेंटर बनेंगे तो यहाँ पर लोग जो है वो आपको आना शुरू हो जाएगा, व्यापार बढ़ रहा है। तो देखिए, कोई भी शहर डेवलप होता है उसके पीछे सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। राइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये गिल्ड हैं, और गिल्ड कहे जाते हैं श्रेणी को। श्रेणी का मतलब ये है, दैट मीन्स कि विशेष प्रकार के व्यापार करने वाले लोगों का समूह। जैसे मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, ठीक है, कि देखिए हमने देखा था कि वर्ण सिस्टम पहले कैसा था, आपका कर्म आधारित था, आपके कर्मों पर आधारित था, जो आगे चलकर आपके बर्थ में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट है। और इसी के बाद आगे चलकर निकल कर आया कास्टिज्म्स या कास्ट सिस्टम। जैसे कोई व्यक्ति ऑयल का व्यापार कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, बोला ऑयली कहा जाएगा, करेक्ट है। जैसे कोई व्यक्ति सोने का कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड द गोल्ड स्मिथ, करेक्ट है। या कोई आपका किसी अलग अलग उसमें, तो जो काम कर रहा है वही क्या बन जाएगी, उसकी जाति बन जाएगी, कास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जो लोग मान के चलिए एक ही चीज का व्यापार कर रहे हैं, ऑयल का कर रहे हैं, ऑयल का कर रहे हैं, ऑयल का कर रहे हैं, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा और इस ग्रुप को कहा जाएगा गिल्ड। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो इस टाइप के लोगों को गिल्ड कहा जाएगा जो एक ही चीजों का बेसिक कर रहे हैं, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे। तो कोई भी इसी कह सकते हैं, सोने का कर रहा है, सोने की श्रेणी हो जाएगी, सोने का गिल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, करेक्ट है। और आगे चलकर हमें देखने को मिलेंगे कि लोग जो हैं वो ग्रुप्स में व्यापार करने जाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये ए है वो ऑयल का कर रहा है, ये बी है वो टेक्सटाइल का कर रहा है, ये जो है वो बर्तनों का कर रहा है, और ये लोग मिलकर क्या करने जा रहे हैं, दूसरे जगह पर व्यापार करने जा रहे हैं, और वो दूसरा जगह कोई आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनमें हम देखेंगे कि ये लोग व्यापार करने जाएंगे, तो ये एक कारवा बन जाएगा, और एक कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ द पीपल्स होगा, इसे कहा जाएगा कारवा। और इसका एक हेड होता है, और इस हेड को कहा जाएगा सार्थवाह, ठीक है, जिसे हम मौर्य काल में भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, दैट मीन्स, ठीक है, द बेसिक बहुत सारी चीजें जो सेकंड अर्बनाइजेशन फेज की हैं, दैट इज कनेक्टेड विद द मौर्यन एज। ध्यान देना। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया गिल्ड है, वी विल फाइंड आउट ओवर देयर। कारवा है, कारवे का हेड होगा वो होगा सार्थवाह होगा, और सार्थवाह दैट इज द पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू द वैश्य कम्युनिटी, और ये वैश्य कम्युनिटीज का जो बंदा है वो व्यापार करने जाएगा। जैसे आप मान के चलिए क्या हो रहा है कि भाई कोई रूट पर आपको व्यापार करने जाना है, और उस रूट पर सिक्योरिटी नहीं है, तो आप लोग जो है मिलकर जाओगे। कोई वैसे टेक्सटाइल वाला है, कोई मतलब ऑयल वाला है, ये सब लोग मिलकर जब व्यापार करने जाएंगे तो उनमें से ही किसी एक को बना लिया जाएगा हेड, और हेड होगा वो होगा सार्थवाह।
एंड दिस हेड नेम इज कॉल्ड द सार्थवा। जैसे कमिटी का चेयरमैन होता है ना, वैसे ही हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति व्यापार करने जा रहा है तो उसका एक चेयरमैन होगा, और वो चेयरमैन कौन हो जाएगा? वो चेयरमैन क्या हो जाएगा? सार्थवा हो जाएगा। करेक्ट है? देखो फिर से बता देता हूं, देखो। ओके ओके ओके, अभी क्लियर है? सार्थवा, यस यस यस। सार्थवा को हम आगे मौर्यन एज में भी देखेंगे, तब मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि सर आपके बैकग्राउंड में कोई क्लास चल रही है क्या? आवाज आ रही है क्या ज्यादा? अरे यार, इनको कितनी बार बोल दिया यार। राजवीर जी, जी सर आ रही है। ओके ओके, मैं इसको कल सेटल कर दूंगा। कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी मॉर्निंग में क्लास में लगा कर ही रहूँगा, मैं सोच रहा हूँ। तो आवाज़ जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, देखिए राजवीर जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये मैं बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। थोड़ा सा क्या है कि कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो इस वजह से। तो मैं एक मिनट में आया, मैं थोड़ा सा रुकिएगा। ओके ओके, ठीक है, आई एम बैक अगेन। जी जी जी, मैं अब देखिए क्या हो रहा है कि मैंने आपको ये बताया कि जो व्यापार हो रहे हैं, तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं कि जो लोग एक ही टाइप का व्यापार कर रहे हैं, या कह सकते हैं ऑयल का व्यापार कर रहे हैं, तो उन लोगों का एक समूह बन जाएगा, एक ऑर्गेनाइज बन जाएगा, और इस ऑर्गेनाइज को कहा जाएगा श्रेणी। ठीक है, और इस टाइप की श्रेणी के एविडेंसेस भी मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस में, अभिलेख में, और ये अभिलेख मिलेगा आपको मंदसौर अभिलेख में। दैट इज मंदसौर यू विल फाइंड आउट इन द हिंदुस्तान का दिल, देखो, और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल गया। जी 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 शिवानी जी, बिल्कुल मैं बोलकर आ गया हूँ, मैं हड़का कर आ गया हूँ, ऐसा हम कह सकते हैं। सुन तो नहीं लिया कहीं। जी, मैं रिक्वेस्ट करके आया हूँ। ठीक है, मैं शांति का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन। सर इस बार सुन भी लिया। जी 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 जी, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट में काम चल जाता है, तो लड़ाई झगड़े से कोई काम वैसा होता नहीं। ठीक है, तो दैट इज द बीसी। तो ये समझ में आया कि भाई एक श्रेणी होती है ये। अब यदि कोई व्यक्ति व्यापार करने जा रहा है, लेट्स सपोज दीज आर द 1 2 3, एक रहे ए, एक रहे बी, एक रहे सी, ये तीनों जा रहे हैं आपके व्यापार करने, और व्यापार करने जा रहे हैं मान के चलिए कोई जगह पर जिसका नाम है XYZ। तो इनमें से आपस में क्या हो गया, एक हेड बोल दिया जाएगा, बोला आप एक काम करिए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको हम बना देते हैं हेड, और इस हेड को कहा जाएगा सार्थवाह। अब आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। सार्थवाह दैट इज द पीसी, कह सकते हैं द पर्सन्स। ठीक है, वो जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हेड हो जाएगा, तो ये वैश्य कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये डेवलपमेंट हो रहे हैं इस एज में, या आगे भी हमें देखने को मिलेंगे, मौर्यन एज में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉरेन रूट्स, अब देखिए फॉरेन ट्रेड्स पर जाएंगे, तो फॉरेन ट्रेड्स पर आप सब लोग जाएंगे, A B C ये सारे के सारे जाएंगे, और इनमें से ये लोग जा रहे हैं, ये देखिए जा रहे हैं 1 2 3 इस तरीके से जा रहे हैं। तो इनमें से इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए तो आपस में ये लोग मिलकर जाएंगे, तो ये फॉरेन रूट्स पर डेवलप होगा। इस तरीके से हम देखेंगे।
तो कैप्टन भी कह सकते हैं, यू आर राइट्स, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलेगा। कॉइन्स का यूज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, रीजंस में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉइन्स, और कॉइन्स के बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस हम देखते हैं मगध के राइज के रिस्पेक्ट में। हमने देखा है कि राइज ऑफ मगध के पीछे रीजन क्या थे। राइज ऑफ मगध के पीछे हमने देखे थे पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिकल रीजंस, रिलीजियस रीजन और बीसी सोशल रीजन। ऑल दीज रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीसी दीज पॉलिटिकल चेंजेस। तो बाहुबली की कहानी तो याद होगी, जय माहिष्मती, जय माहिष्मती बोलकर हमने राजनीतिक परिवर्तन किए थे और मगध को हमने कैसे जीता था वो हम देख चुके हैं। इसके अलावा वी कैन से दैट जैसे बैकग्राउंड में हम देखेंगे रिलीजियस चेंजेस भी आ रहे हैं, और ये रिलीजियस चेंजेस हमने जैनिज्म और बौद्धिज्म में बखूबी समझ लिए हैं। ऑल राइट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं वो सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज को लेकर हैं। अब देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनसीईआरटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे इधर से हो रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ये डेवलप हो रहा है, एक बनियान करके जगह है, मतलब वो बनिया से संबंधित है, दैट मीन्स वैश्य कम्युनिटी से है। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ नहीं रखी हैं, बट उसको थोड़ा सा आप वहाँ से पढ़ लें, रेफ़र कर लें, तो वो चीज़ें आपकी वहाँ क्लियर हो जाएंगी। यदि कोई दिक्कत है तो हम उसको देख लेंगे। अब एक थोड़ा सा डिफरेंसेस हम समझ लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ द डिफरेंसेस इन बिटवीन द फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज एंड द सेकंड अर्बनाइजेशन फेज। जो पहला अर्बनाइजेशन फेज था वो क्या था भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, और दूसरा कौन सा था भाई, जो हमने अभी देखा, बुद्ध एज, करेक्ट है। अब इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में आप देखेंगे यदि मेटल कौन सी यूज की जाती थी, कॉपर यूज की जाती थी। हमने देखा दूसरा ब्रॉन्ज यूज किया जाता था। कॉपर में यदि आपने टिन को मिला दिया, दैट मीन्स तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हम ब्रॉन्ज एज भी कह सकते हैं। बुद्ध एज में हम देखते हैं मेनली आपका आयरन यूज किया जाता है, और ये आयरन आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक आपकी ग्रिड सिस्टम पर आधारित व्यवस्था थी। दैट मीन्स बेसिक ग्रिड्स प्रणाली का मतलब ये है दैट इज वेरी प्लान्ड सिटी, ठीक है। ये सेकंड अर्बनाइजेशन फेज में आपको अर्बनाइजेशन फेज तो मिलता है, बट ये ग्रिड सिस्टम जैसा बात नहीं मिलती है, करेक्ट है। यहां हम ऐसे कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम आपका बहुत ही ज्यादा बिजली आपका डेवलप होगा, लेकिन यहां पर ड्रेनेज सिस्टम जैसी बात देखने को नहीं मिलती है, करेक्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें सीखना ही होगा वाकई में ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि आज की डेट में यदि 2 घंटे दिल्ली में बारिश हो जाए तो क्या होगा, हमें चप्पू चलाकर भी इसलिए आपको आना पड़ता है, क्योंकि पानी जो है इतना ज़्यादा भर जाता है, करेक्ट है। तो ये व्यवस्था जो है वो आपको फर्स्ट फेज में देखने को मिलती है, करेक्ट है। इसके अलावा हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस दैट इज डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू द टाइम, ये आपको इसका पतन देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि ये सेकंड अर्बनाइजेशन फेज जो है आगे चलकर मौर्यंस, ठीक है, और आगे चलकर हमें गुप्ताज, इनमें भी देखने को मिलता है। सर समझ में आया कि नहीं आया? तो वी कैन से दैट कि हिस्ट्री हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और इतिहास हमें सिखा रहा है कि हमें उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। बिल्कुल सही कहा राजवीर जी, बट हम इतिहास से सीखते कहाँ हैं, करेक्ट है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, वही काम जो है बीसी कांग्रेस ने किया था, आज की डेट में जो है वो एनडीए की गवर्नमेंट भी कर रही है। 100 रुपये बीसी आपका ऑलमोस्ट पेट्रोल आपका देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई वही चीज़ है, सत्ता के लोग हैं इधर से उधर हो गए हैं, और बस यही चीज़ देखने को मिल रहा है। तो वी कैन से दैट कि देखिए सेकंड अर्बनाइजेशन फेज इज स्टिल कंटिन्यू। और भी इसमें डिफरेंसेस हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग जो है वहाँ आप देखेंगे कि रिलीजन जैसा आपको देखने को नहीं मिला। देयर इज नो रिलीजन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ठीक है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज में। लेकिन सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज में आप देखेंगे यू विल फाइंड आउट वैदिक रिलीजन, इसके अलावा आप बुद्धिज्म, इसके अलावा आप जैनिज्म, एंड देयर आर द लॉट्स ऑफ आइडियोलॉजीज वी विल फाइंड आउट इन द सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज, करेक्ट है। तो ये कुछ मोटे तौर पर उसके बेसिक्स डिफरेंसेस हैं। ये मैंने पॉइंट्स यहाँ नहीं रख पाया था, यदि आप चाहें तो इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, करेक्ट है। ये है आपका जो फेज। इसके अलावा हम एक और देखते हैं कि जो फर्स्ट फेज है दैट इज डिपेंड ऑन द नियर बाय द, अब देखिए ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ पर है, ये पर्टिकुलर इसी भाग में देखने को मिल रहा है, दैट पर्टिकुलर पार्ट।
जबकि सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज जो है वो आपको देखने में मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, या हम ऐसे ऑल ओवर द इंडिया। जैसे हम देखेंगे मौर्य में कई टाउन डेवलप होंगे, वैशाली डेवलप होगा, मगध डेवलप होगा, पाटलिपुत्र डेवलप होगा, ये इस तरीके से डेवलप होंगे। बीच में आप देखेंगे आगे चलकर आपको कुछ पोर्ट एरिया भी डेवलप होने देखने को मिलेंगे, और पोर्ट एरिया में हम देखेंगे ताम्रलिप्ति होगा, यहाँ पर एक भरूच होगा, दैट इज ठीक है, यहाँ मथुरा हो जाएगा, मथुरा दैट इज बिकम द बीसी सेंटर पॉइंट ऑफ द ट्रेडिंग्स इन बिटवीन द ईस्टर्न पार्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, मथुरा है या उज्जैन आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये कुछ नए नए टाउन्स यहाँ पर थोड़े थोड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देंगे। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दैट मीन द फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज एंड द सेकंड अर्बनाइजेशन फेज, ये पहला और दूसरा नगरीकरण का दौर था, इनको हमने यहाँ पर देखा है। और इस तरीके से ये चैप्टर्स जो है वो आपका यहाँ ख़त्म होता है। देखिए, और इस चैप्टर की बहुत सी चीज़ें जो है वो मौर्यन से भी जुड़ गई हैं, तो मौर्यंस में भी हम इसको थोड़ा बहुत देखेंगे, क्योंकि मौर्यंस जो है वो आपका ख़ास है। तो अभी तक कोई समस्या हो तो बताइए इसमें। Then we are going to start the next chapter. तो जो समस्या थी कि सर ये चैप्टर रिवाइज कर दीजिएगा बेसी कोई, तो मैंने उसको रिवाइज कर दिया, बड़े ही इत्मीनान से कर दिया, थोड़ा सा टाइम ले लिया है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो समस्या सर, बिल्कुल यही समस्या। किसी का नाम समस्या होता तो बड़ी समस्या हो जाती, सर हमारा नाम बहुत लेते हैं, है ना, तो ये भी बड़ी एक समस्या हो जाती है। ऑल राइट्स, तो अब हम देखते हैं कि देखिए टाउन्स के डेवलपमेंट बैकग्राउंड में हो रहे हैं, और टाउन्स के जो डेवलपमेंट्स आपने देखे कि ये कई टाउन्स डेवलप होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको चर्चा की है, देखिए अवंती है और जैसे मथुरा है, ये टाउन्स जो हैं वो ट्रेडिंग सेंटर्स के बीच में एक मीडिएटर पॉइंट्स के रूप में डेवलप होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आगे की चैप्टर्स की ओर बढ़ता हूं और आगे के चैप्टर्स की ओर देखता हूं, तो देखते हैं कि भाई प्रीवियस में हमारे पास 16 महाजनपद थे, लेकिन इन 16 महाजनपद में एक है मगध, दैट इज द कैप्टन, एंड दिस कैप्टन इज गोइंग टू राइज द बीसी। वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज द बीसी आर्टिकल नंबर 1, एंड आर्टिकल नंबर 1 टॉकिंग अबाउट दैट इज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है राज्यों का संघ है, लेकिन यहाँ पर 16 महाजनपद मिलकर एक बन रहे हैं, और इसी से हम देखते हैं कि मौर्य जो है पहला साम्राज्य बना रहे हैं। ऑल राइट्स, दिस इज द बेसी टाइम ऑफ द देसी, कह सकते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य को इस तरीके से हो जाएगा। तो आपके सामने दो मैप हैं, मैं पहला मैप बता रहा हूँ वो है महाजनपद का, लेकिन ये महाजनपद आगे चलकर कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे जो आपको ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है, दैट इज द बीसी पाकिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान, इस सब को कवर कर लिया जाए, ऑलमोस्ट साउथ के पार्ट को कवर कर लिया जाए, और यहाँ ईस्ट वाला पार्ट को छोड़ दिया जाए, तो ये सारा का सारा जो है एम्पायर यहाँ पर एक्सपेंड हो जाता है। करेक्ट है। इतना बड़ा इंडिया आपको कभी दोबारा नहीं दिखाई देगा, आगे भविष्य में भी इसी कह सकते हैं पाकिस्तान की मिलने की संभावना भारत में बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। तो ये सबसे बड़ा एम्पायर था और ये इतिहास कोई नहीं दोहरा पाया, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये श्रेय जाएगा, वो जाएगा मौर्य को, ये हम देखते हैं। ऑल राइट, समझ में आया है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिएगा, साउथ में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साउथ के मैप में यू विल फाइंड आउट द चोलास, पांड्यास, इन द बीसी कह सकते हैं केरल पुत्रास। केरल पुत्रास इज नथिंग बट दैट इज चेर, चेरास भी कहा जाता है, इनको चेर भी कहा जाएगा। एंड द बीसी दैट इज द फोर्थ वन, सत्य पुत्रास, करेक्ट है। अब एक्चुअली क्या है, जब हम आगे देखेंगे, आगे हम देखते हैं तो चोल, चेर एंड द पांड्यास, ये तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी संगम लिटरेचर्स में। संगम लिटरेचर्स कौन से हैं? वो दक्षिण भारत से रिलेटेड आपके लिटरेचर्स हैं, और संगम लिटरेचर्स में ये वेरीफाई होता है कि भाई चोल, चेर, पांड्या थे। पहली बात इतना क्लियर समझ लीजिएगा, ठीक है। बट दे आर नॉट वेरीफाई दैट इज द सत्यपुत्र। सत्यपुत्र जो है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये 1, 2, 3 तो वेरीफाई हो जाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, बट ये चौथा जो है वो वेरीफाई नहीं होता है,
तो ये हिस्ट्री में एक कह सकते हैं कि भाई अभी तक इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, तो हम बच गए, नहीं तो हमें क्या है इसको भी पढ़ना पड़ता है अलग से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बस और कुछ नहीं। तो मैप इज़ ऑलवेज दैट मीन्स ठीक है, मैप इज़ क्लियर, ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है, आप उनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे दिल्ली टोपारा है, दिल्ली मेरठ है, अह क्षेत्र दैट इज़ द कैपिटल ऑफ द पांचाल, ठीक है, श्रावस्ती, कौशल, इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगी। और ये है आपका दैट इज़ पाटल या पाटला, ये हमने अलेक्जेंडर के टाइम पे भी देखा था भाई इसको, ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे भाई, है ना। कांधार, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी जो है तक्षशिला दैट इज़ बीसी सांगला, ये कुछ कुछ खास जगह हैं, कलसी, तो ये कुछ कुछ खास जगह हैं, इनको हम आगे ही देखने वाले हैं। आगे आपको एक मस्की देखने को मिलेगा, मस्की, है ना, देखिए ब्रह्मगिरी, है ना, ये आपका देखेंगे सुवर्णगिरी, इसके बाद अमरावती, यहाँ पर आपके जोगदा एंड धोली एंड द तोसली, है ना, ताम्रलिप्ति, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, ये एक पोर्ट होगा और यहीं से क्या होगा कि व्यापार किए जाएंगे, ट्रेड्स किए जाएंगे, करेक्ट है। इसके अलावा देखिए सोपारा दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बीसी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न डायरेक्शंस एंड द बीसी, ये है भोरूकच्छ, भरूकच्छ या भरूकच्छ कह लीजिए या भ्रुकच्छ कह लीजिए या भरूच कह लीजिए, ये आपको मिलेगा भड़ौच एंड भड़ौच इज़ द पार्ट, भड़ौच जो है ये आ जाएगा, यहाँ पर आपको गिरनार देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारी जो जगह हैं इंपॉर्टेंट्स हैं ये मौर्यंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे देखते हैं और अब हम बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर, अब चैप्टर नंबर ना बोलूँ दैट इज़ द बीसी कह सकते हैं द एज ऑफ द आर्यंस। मैं बात करूँगा चैप्टर के हेडिंग की, और एज हमारा जो हेडिंग है वो है मौर्यन और मौर्यंस की इम्पोर्टेंस, करेक्ट है। इम्पॉर्टेंस तो यही है क्योंकि हम देखते हैं कि मौर्यंस जो हैं वो पहली बार आपको यूनाइटेड कर रहे हैं, आपको पहली बार आर्टिकल नंबर 1 दे रहे हैं, तो ये खास हो जाता है या नहीं हो जाता। हम सभी को इस समय जोड़ने वाला कौन है? इंटरनेट, है ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया? हम सब जुड़े हुए हैं इंटरनेट, और ये काम जो है वो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो मौर्य कर रहा है। ऑल राइट्स, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है। मैंने हिंदी भी रख दिया है, अंग्रेजी भी रख दिया है, और बाकी के चैप्टर्स को आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारे आने वाले चैप्टर्स कौन से होंगे। सेंट्रल एशिया से कनेक्शन होगा और उससे हमारा इम्पैक्ट होगा, जिसमें हम देखेंगे मेनांडर हैं, हम देखेंगे ग्रीक रूलर्स को देखेंगे, इसके बाद शक है इसके बाद हम देखेंगे सातवाहना डायनेस्टीज़, इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये साउथ की हिस्ट्री थोड़ा बहुत देख लेंगे, दक्षिण में इतिहास का उद्भव, वी कैन सी दैट चोल चेर पांड्यास, थोड़ा बहुत यहाँ जानने की कोशिश कर लेंगे, और फिर आगे हमारा गुप्त एज, और फिर हम हर्ष, और फिर आगे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट्स, आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। सबसे पहले देखिए, अब ये चीज़ जो है वो देख लेते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मौर्यन डायनेस्टीज, एंड देयर आर द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, दैट इज़ वेरी बेसिक्स बुक्स, एंड दीज बुक्स आर रिलेटेड टू द मौर्यन डायनेस्टीज। What first one is the BC Arshas, and this Arshas is written by the great Chutiawala, and this Chutiawala is talking about the polity of the Mauryan dynasties। तो देखिए, बुक के कवर पर मत जाइए, बुक के कवर पर लिखा है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। तो बुक के कवर पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, है ना, लाल एंड लाल, या बीसी कह सकते हैं रमेश सिंह, बस उसका कंटेंट जो है वो है बीसी आपका पॉलिटी वाली बुक लक्ष्मीकांत का। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, मतलब सर को भेज दिया है, शायद आज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, पीडीएफ अपलोड हो गया होगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 5 बजे के आसपास भेज दिए, तो शायद एक बार आप चेक कर लें और कंफर्म कर दें। यदि नहीं हुआ होगा तो आई विल रिमाइंड टू द सर, ठीक है, मैं सर को कंफर्म कर दूंगा। इसके अलावा हम देखेंगे पाणिनि की एक बुक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, दिस इज़ द वेरी इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यंस। पतंजलि का महाभाष्य, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो बहुत खास हैं जो मौर्यंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये हैं आपके इंडिका मैगस्थनीज, है ना। टाटा इंडिका से इसका कोई लेना देना नहीं है भैया, है ना। तो अच्छा, ओके, जी बिल्कुल, ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, और इन बुक्स के लिए मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूँ जो जनरली मैं अपनी क्लासेस में बताता रहता हूँ।
आप देखिए, मैं यहाँ आपको कुछ कुछ खास बुक्स हैं, और जैसे जैसे टॉपिक्स आ रहा है वैसे वैसे मैं टॉपिक्स में वो बुक्स की चर्चा कर लेता हूँ। आपका काम ये होना चाहिए कि आप क्या करें, उन बुक्स को एक जगह कंपाइल कर लें। कंपाइल का मतलब समझ में आया? दैट मीन्स कंपाइल का मतलब है उसे एक जगह इकट्ठा कर लें। और मैं कहूँगा आप अपनी नोटबुक का 10वां मंडल चुनें। 10वां मंडल कहाँ होता है भाई? लास्ट पेज पर। तो लास्ट पेज पर आप क्या करें, इन सारी बुक्स को जो है एक जगह रख लें और उनका राइटर को वहाँ पर रख लें। सुबह दोपहर शाम, जैसे डॉक्टर आपको किसी दवाई देता है वैसे ही आप 5-5, 6-6 बुक्स को मेमोराइज करते जाएं और वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। करेक्ट है भाई? कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो मंडल का मंडल बन जाएगा आपका, ठीक है, आपका नोट्स का नोट्स बन जाएगा और आपकी दैट मीन्स हैबिट में आ जाएगा। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन प्रीति जी कि अपलोड हो चुकी है, तो शंकर जी आप वहाँ से ले सकते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मुद्रा राक्षस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड दिस इज़ रिटन बाय द विशाख दत्त। एंड विशाख दत्त जो है ये बताते हैं कि पहला जासूसी नाटक है जो संस्कृत में लिखी गई है, और वहाँ से भी इसी कह सकते हैं कि उसमें भी बताया गया। अब मुद्रा राक्षस में ये बताया गया है कि नंद वंश जो है उसको ख़त्म करके कैसे आता है, दैट इज़ मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक दिन में तो नंद की घंटी नहीं बजाई थी। तो शुरुआत में उसकी घंटी बजाने की कोशिश की जाती है, लेकिन घनानंद की घंटी नहीं बजा पाते। तो धीरे धीरे जो भी काम किया गया है, जो भी जासूसी की है, जाओ पता करके लाओ, ठीक है, वो बेसिकली उसकी घंटी कैसे बजेगी, ये सब चीज़ें, ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है आपको मुद्रा राक्षस में। तो ये एक जासूसी ग्रंथ है जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की एक बुक और है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, और देवी चंद्रगुप्तम इज द स्टोरी ऑफ द ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी कौन है भाई? ध्रुव स्वामिनी दैट इज अभी कह सकते हैं दिस इज रिलेटेड टू द गुप्त डायनेस्टीज। तो थोड़ा सा आगे हमें मिलेंगे गुप्ताज में, तो हम यहाँ के हीरो की चर्चा करेंगे। हीरो का नाम है चंद्रगुप्त सेकंड, दैट इज द BC। तो अभी जो ये हीरोइन आएंगी या एक्ट्रेस आएंगी और ये हीरो आएंगे, तब जब हम हीरो की चर्चा करेंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। ऑल राइट, समझ में आया? तो मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, ये कहानी आ जाएगी। मौर्य वंश के और कुछ सोर्स भी हो सकते हैं क्या? यस, आंसर आया यस। We can find out the Buddhist literatures and we will find out the multiple books that is related to the Maurya dynasty, related to the Buddhism. मिलिंद पनो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड दिस इज़ द BC हमें आगे जाके मिलेगी। मिनांडर की चर्चा होगी। मिनांडर जो है एक आपका ग्रीक्स है और वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, और जब बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है तो उसके क्वेश्चंस को कंपाइल कर लिया जाता है और एक बुक बन जाती है जिसको कहा जाएगा मिलिंद के प्रश्न या मिनांडर के प्रश्न। तो ये कुछ हैं दीपवंश, महावंश। अब ये दीपवंश और महावंश हैं दैट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द श्रीलंका। हमारा छोटा सा दोस्त, हमारा नीचे वाला दोस्त जो नीचे हमारे है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिव्यवदान दैट इज द BC कह सकते हैं। मंजूश्री, मूलकल्प, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी बुक्स जो हैं वो आपको बताती हैं मौर्य वंश के बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे ये है परिशिष्ट पर्व। ये एक्चुअली इसका ट्रांसलेशन हो गया है ना, ये एक्चुअली हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है एंड दिस बुक इज कॉल्ड द BC परिशिष्ट पर्व। इसके अलावा है कल्पसूत्र दैट इज रिटन बाय द भद्रबाहु। ये कुछ बुक्स हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ऑल दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलेटेड टू द Mauryan dynasties. Who is the founder of the Mauryan dynasties? और Mauryan dynasties का फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरीज को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। याद करिए वो चुटिया वाला जो चाय पी रहे थे, तब जगह उन्हें एक बच्चा मिला था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजा मंत्री चोर सिपाही का खेल खेल रहा था, और उस समय उसने BC कह सकते हैं घनानंद की घंटी बजाई विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य, और चाणक्य की हेल्प के द्वारा उसने घंटी बजा दी थी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गेम जो है वो है राजकीलम दैट इज़ द राजा मंत्री चोर सिपाही, और ये खेल जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य खेल रहे हैं जिसको चाणक्य ने देखा, और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। तो मैं भी आगे बढ़ा देता हूँ। अब देखिए ये एक फैक्ट है, हालांकि इतना खास नहीं है, बट इसको यदि रखना है तो याद रख सकते हैं। दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट इज
कंसीडर एज ए बेसिक कह सकते हैं विलियम जोन्स ने सबसे पहले सेंड्राकोटस नाम के व्यक्ति को बताया कि भाई ये कोई और नहीं, यही हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है, मिल गया लाइक दिस। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक है। ये विलियम जोन्स जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू रियलाइज दैट कि भाई ग्रीक्स राइटर्स ने, ग्रीक्स जो इतिहासकार हैं, उन्होंने बोला सेंड्राकोटस, और सेंड्राकोटस यहाँ पर बोला है। तो इस तरीके से उसको क्लियरिफाई किया गया कि भाई ये कोई और नहीं, ये हमारे यहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक संघर्ष करते हैं, अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करते हैं, और एम्पायर का एक्सपेंशन करते करते वो इस पार्ट में पहुंच जाते हैं। और ये पार्ट जो है वो किससे रिलेटेड था? अलेक्जेंडर से रिलेटेड था। अलेक्जेंडर कौन थे? ग्रीक थे। लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर तो ना मिलेंगे भैया, अलेक्जेंडर तो चले गए भाई, अलेक्जेंडर को हमने देख भी लिया है। अलेक्जेंडर के एक चेले मिलते हैं, उन चेले का नाम है सेल्यूकस निकेटर। और यहाँ पर हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक, कह सकते हैं, एक वॉर होगा, या हम कह सकते हैं एक डिस्प्यूट होगा, और ये लगभग 305 से 304 बीसी के बीच में है। करेक्ट है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक ट्रीटी होती है, और एक अलायंस होता है, या कह सकते हैं एक वो बताया गया है एपियोनस ने। और एपियोनस जो है वो इस वॉर की डिक्लेरेशंस भी देते हैं कि भाई हाँ ऐसा हुआ था, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में ट्रीटी हुई। और ट्रीटी की पहली शर्त क्या थी? भैया शादी कर लो, ठीक है। दैट इज ए मैरिज रिलेशनशिप इन बिटवीन द चंद्रगुप्त मौर्य एंड द बीसी, द डॉटर ऑफ द सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर की जो है, ये थोड़ा सा गलत आ गया, निकिता सा आ गया है, सॉरी, ये इसको यहाँ हम देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी निकेटर की जो डॉटर है सेल्यूकस निकेटर, उससे होती है, और उसका नाम होता है हेलेना। तो ये एक छोटा सा एक कंसेप्ट है, वी कैन से दैट, यहाँ हम कह सकते हैं ट्रीटी हो रही है। और जब हम देखते हैं भाई शादी हुई है, और शादी जब हुई है तो हम देखेंगे कि भाई दहेज में कुछ मिलेगा, और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कुछ, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य कंसीडर करिएगा भाई, चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ एरिया मिलते हैं, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। करेक्ट है। और इस तरीके से साम्राज्य बढ़ चुका है, एरिया बढ़ चुका है चंद्रगुप्त मौर्य का। शादी हो रही है, दहेज मिल रहा है ना। आज की डेट में कौन देता है? ठीक है, इतना बड़े बड़े एरिया दे दिया भाई, ठीक है, जाओ भैया मध्य प्रदेश ले जाओ शादी में, ठीक है, यूपी ले जाओ, है ना। तो ये ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कहानी देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है गिफ्ट में देता है वापस, वो है हाथी देता है। क्योंकि आप देखेंगे पूर्व वाले भाग में आपको हाथी देखें, और पश्चिम वाले भाग में आपको हाथी नहीं देखने को मिलेंगे। और पूर्व वाले भाग में, मतलब इस वाले भाग में हमने हाथी की इंपॉर्टेंस को देखा है। और हाथी किसको दिए जा रहे हैं? आपके, दैट मीन्स चंद्रगुप्त को दिए जा रहे हैं। ऑल राइट्स। तो ये गिफ्ट देने का दौर चल रहा है, देने दिलाने का दौर चल रहा है। और इसी के बीच में जो सेल्यूकस निकेटर अपने राजदूत को भेजता है कि जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो मेगास्थनीज, जाओ तुम वहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहना, कोर्ट में रहना। और इस तरीके से मेगास्थनीज आ रहा है, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम बेसिक क्लास के अंतिम समय की ओर हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ जो है आपका ट्रीटीज़ हो रही हैं, और ट्रीटीज़ के कुछ 4-5 पॉइंट्स होते हैं, वो हमने यहाँ देख लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में ये ट्रीटी होती है, और इसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। और वो समय भी आ जाता है जब हम देखते हैं कि हमसे चंद्रगुप्त मौर्य विदा ले लेता है। 298 का समय का है, दैट इज़ जैनबोंग, भद्रबाहु, और भद्रबाहु के संपर्क में ये आते हैं। और भद्रबाहु के संपर्क में आते हैं तो ये वहाँ से सल्लेखना के द्वारा, सल्लेखना इट्स ए काइंड ऑफ द प्रोसेस फास्टिंग टिल द डेथ, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको फास्ट करना है। और ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, ऐसे सिस्टम का पालन किया जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो अपनी लाइफ को छोड़ देते हैं। और ये है कहानी, दैट मीन्स सल्लेखना की। चंद्रगुप्त मौर्य इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द संथारा या सल्लेखना।
याद करिए, है ना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ही इज गोइंग टू फॉलो द जैन रिलीजन, जैनिज्म रिलीजन्स को फॉलो करता है। और जैनिज्म का कंसेप्ट हमने देखा था, शरीर को कष्ट दीजिए, है ना, शरीर में आपका पिन चुबाइए, क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, साल्वेशन मिलेगा। और यही प्रक्रिया दैट मीन्स कही जाती है सल्लेखना। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं और इस क्लास को भी हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। जी बिल्कुल सही है। और आगे हम देखेंगे किसको, बिंदुसारा को। तो कोई बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज हो रहा था, तो ध्यान दीजिएगा, बिंबिसारा दैट इज रिलेटेड टू द हर्यक डायनेस्टीज, बट बिंदुसारा इज रिलेटेड टू द मौर्यन डायनेस्टीज। ऑलराइट, ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको दूर कर लीजिए। एनी डाउट टिल नाउ? क्या आज कोई समस्या है? कल होपफुली मॉर्निंग वाली क्लास में मैं मॉर्निंग वाला बता दूंगा, ठीक है। होगा तो यस होगा, ना होगा तो नो होगा, है ना। वो दोनों चीज़ें मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। जी बिल्कुल, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। सुबह 7 बजे से 7:15 के बीच में हमारी क्लास रहेगी। और जो कुछ भी यस तो यस, नो तो नो, है ना। और दोनों कंफर्म कर दूंगा, अदरवाइज हम शाम को मिलेंगे। सर टुमारो टाइम, शंकर पंडित जी क्या बोल रहे हैं सर? तो आप सभी से मैं विदा लेता हूं आज के लिए। ओके 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 ओके, देखिए फिर से बता देता हूं। देखिए मैंने आपको बताया हर्यक डायनेस्टीज, और हर्यक डायनेस्टीज का जो फाउंडर है वो है बिंबिसार, ठीक है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं मौर्य डायनेस्टीज, और मौर्य डायनेस्टीज में चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आएगा बिंदुसारा, और इसके बाद आता है अशोक, ठीक है। तो बिंदुसारा दैट इज डिफरेंट और बिंबिसार इज डिफरेंट, ठीक है। ये हर्यक वंश में हमने देखा था, ये मगध के अंतर्गत ही आएगा, दैट मीन्स बोथ आर रिलेटेड टू द मगध डायनेस्टीज, मगध के अंतर्गत होंगे, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर राइट नाउ। बिंदा रोक दी, हाँ ये ऐसा याद रख लीजिएगा। देखिए चंद्र, चंद्र मतलब क्या है, दैट मीन्स चंद्र बिंदु, हिंदी से कनेक्ट करिए, दैट इज चंद्र बिंदु लाइक दिस। और चंद्र बिंदु कहाँ होगी, तो दैट मीन्स यहीं से आएगा बिंदुसारा। यू विल नॉट कंफ्यूज, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने भी ऐसे ही किया था याद भाई, बाकी बाद में भी धीरे धीरे अब ऐसे ही हो जाता है। तो बिंदुसारा जो है वो इस तरीके से आपका आ जाएगा, और इसके बाद आएंगे अशोक, और अशोक हमेशा चमकता ही रहेगा, दैट मीन्स चंद्रमा के समान वो एक बिंदु भी हो जाए, दैट मीन्स चमकता रहेगा। तो ऐसा कनेक्शन जोड़िएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ टिल नाउ। कोई समस्या? ओके, तो मैं अब आपसे विदा लेता हूं, कल मिलेंगे, और जो चीज़ भी क्लियर होगी मैं आपको यस और नो दोनों मैसेज बता दूंगा। यस मतलब क्लास होगी, नो मतलब क्लास नहीं होगी, और जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, सुरक्षित रहें, धन्यवाद, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन एज वेल।